अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिस्टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट आज 44,000 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर लूज कर चुकी है। हम देख रहे हैं एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही थी, लेकिन कल की मार्केट में डिक्लाइन, आज शार्प डिक्लाइन देखा गया। इट मींस कि ये ओवरऑल कोविड का फियर ही है जो ज़्यादातर कॉशियस स्टैंस इन्वेस्टर्स को पुश करते हुए दिखाई दे रहा है, और यही पुशअप्स हम देख रहे हैं। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो मार्केट काफ़ी हद तक परफॉर्म कर सकती है, लेकिन अभी काफ़ी नेगेटिविटी फैली हुई है और 44,000 का लेवल लूज करना, सेकेंड हाफ में हमने डिक्लाइन कंटिन्यूस देखा। इट मींस कि ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि अभी मार्केट के अंदर पोटेंशियल बाकी है, लेकिन कॉशियस स्टैंस देखा गया है। ये डिप जो अभी हम देख रहे हैं प्रॉपरली, इस डिप के अंदर अगर एंट्री ली जाए न्यू इन्वेस्टर्स की जानिब से तो काफ़ी हद तक जो है आने वाले दिनों के लिए एक ओवरऑल परफेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मार्केट के अंदर लेवल्स की, तो कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो डेली बेसिस पे वॉल्यूम्स क्रिएट कर रहे हैं। आज उनके अंदर भी शार्प डिक्लाइन देखा गया है। इट मींस कि यहाँ भी कुछ देखा जा सकता है। जब इन्वेस्टमेंट करें तो प्रॉपर जो सेक्टर्स है उनकी पोर्टफोलियो को देख के करें, क्योंकि यहाँ पर IT सेक्टर की अगर हम बात करें स्पेसिफिक तो यहाँ पर शार्प डिक्लाइन भी दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,404.70 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 44,571.91। हम फर्स्ट हाफ में देख रहे थे कि कुछ पॉजिटिविटी आ रही थी। इंट्राडे हाई भी बना, लोअर वाज 43,758.05 एंड फाइनली क्लोजर 43,953.58, यानी कि हमने 44,000 का लेवल लूज किया। 451.12 का डिक्लाइन आज के मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 370.52 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा नजर आता है 64.57 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 20.34 बिलियन रुपीस। वैल्यू वाइज आज काम अच्छा हुआ है। कल की वैल्यू 16 बिलियन के अराउंड थी और आज हम देख रहे हैं 20 बिलियन रुपीस की वैल्यू देखी गई है। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। TRG पाक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.09 के इजाफे के साथ। 138.13 पे क्लोजर रहा। 38.32 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। दोस्त स्टील सेकंड स्कॉर पे 1 रुपी का चेंज रहा। 6.17 पे क्लोजर रहा। 30.34 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली एसगार्ड 9.01 का माइनर डिक्लाइन। 33.05 पे क्लोजर। 22.93 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। ये था ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो। हम देख रहे हैं एक पॉजिटिविटी वॉल्यूम्स वाइज भी कुछ बेहतरी की तरफ आज के दिन देखी गई है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी, टॉपिक ऑफ द डे में आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं ऑयल सेक्टर को, यानी कि रिफाइनरीज को, ENP सेक्टर को, इंटरनेशनली ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट। आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं। ऑयल रिफाइनरी जहां खाम तेल को साफ करके पेट्रोलियम मसनूआत तैयार की जाती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल और हाई ऑक्टेन, इन सब की तैयारी के अमल के बाद तलब के हिसाब से रिफाइनरी से पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुमकिन हो पाती है। एक रिफाइनरी में हजारों मुलाजमीन के अलावा बिलवास्ता मुलाजमतों के मौके भी मैसर आते हैं। हर रिफाइनरी के अंदर एक कॉलोनी का कयाम अमल में लाया जाता है, जिसमें हजारों मुलाजमीन अपने खानदान समेत रहते हैं। ये मुलाजमीन उन रिफाइनरी में शिफ्ट्स में काम करते हैं। एक रिफाइनरी में यौमिया पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ कितने हजार मुलाजमीन बराह रास्त काम कर रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक इस वक्त 5 रिफाइनरीज के बावजूद पाकिस्तान की तेल की जरूरियात पूरी नहीं हो रही। पाकिस्तान इस खसारे को पूरे करने के लिए दूसरे ममालिक पर भी इन्हिसार करता है। गवादर पोर्ट ने पाकिस्तान और चीन के माबैन इक़्तिसादी राहदारी के मुआहदे के बाद कहीं ज्यादा अहमियत इख्तियार कर ली है। हुकूमत के मुताबिक CPEC के तहत गवादर पोर्ट मुआशी सरगर्मियों का मरकज बन जाएगी। ऐसे में अगर गवादर में एक नई रिफाइनरी का कयाम अमल में आ जाता है तो इससे तेल की जरूरियात पूरी करने में मदद मिल सकती है। कहते हैं CPEC के बाद मुआशी सरगर्मियां बढ़ जानी है। हमें एक नहीं बल्कि ऐसी 2 से 3 मजीद ऑयल रिफाइनरीज की भी अशद जरूरत है। कोरोना वायरस के बाइस पैदा होने वाले आलमी बहरान की वजह से मामलात में कुछ ताखीर जरूर हुई, ताहम हालात में कुछ बेहतरी आते ही मंसूबे पर बाकायदा तामीराती काम के जल्द से जल्द आगाज की कोशिशें की जा रही हैं। गवादर ऑयल रिफाइनरी का मंसूबा मुल्क की तारीख में तवानाई के शोबे का सबसे बड़ा मंसूबा होगा। इस मंसूबे की तकमील से पाकिस्तान अपनी तवानाई की जरूरियात के मामले में बहुत हद तक खुद कफील हो जाएगा। मंसूबे से पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत ज्यादा से ज्यादा जखीरा कर सकेगा।
जी, रिपोर्ट आपने देखी, हम देख रहे हैं ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट भी आ रहा है रिफाइनरीज का। अगर हम पाकिस्तान के अंदर व्यू बात करें तो यहाँ पर रिफाइनरीज में कमी दिखाई देती है और ज़रूरत है कि पाकिस्तान में भी रिफाइनरीज हों और इनमें भी काम ज़्यादा हो ताकि हमें अच्छा और एक बेटर ऑयल या पेट्रोल या डीजल जो है मैसर हो सके। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरीद आलम साहब, आप CEO हैं एकेटी सिक्योरिटीज़ के, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। सर, सबसे पहले ये बताइए, रिपोर्ट आपने देखी ऑयल प्राइस के ऊपर, रिफाइनरीज के ऊपर, ऑयल सेक्टर के ऊपर और इंटरनेशनली जो सिनेरियो चल रहा है उसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? लेकिन रिफाइनरीज का अगर मैं स्टॉक मार्केट से अलावा जनरल बात करूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान के अंदर जो लैंडस्केप है रिफाइनरीज का, वो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट्स हुई थी, कोई एक हमारी जो 5 रिफाइनरीज जिसका आपने जिक्र किया आपने, वो एक 1934 में लगी थी शायद, एक 1950 में, एक 1960। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। आपको बताएं कि रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। रावलपिंडी में ये मुलाकात तय पाई है और इस मुलाकात में खित्ते की सलामती सूरत हाल, बिलखुसूस अफ़गान अमन अमल पर तबादला ख्याल हुआ है। इसके साथ साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की भी तारीफ़ की है। अहम खबर है ये, जिससे आपको आगाह करें, जैसा कि आप इस फुटेज में मुलाहिजा कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव की मुलाकात हुई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिम रिजवान इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आसिम, बताइएगा कि क्या अहम मामलात हैं जिनके हवाले से इस मुलाकात में गुफ्तगू हुई है? जी बिल्कुल, रूस के वज़ीर ख़ारजा जो कि गुज़िश्ता 9 साल में पाकिस्तान का दौरा करने वाले पहले रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं और 9 साल के बाद किसी रूसी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा पाकिस्तान है। उन्होंने अपने दौरे में जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दिफा और सिक्योरिटी ताउन जो है उसको बढ़ाने पर बातचीत की गई। इसके अलावा जो रीजनल खित्ते की सलामती की सूरत हाल है, बिलखसूस अफगान अमन अमल जो है, उस हवाले से अमूर जो है वो भी ज़ेर गौर है। और मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स हैं वॉर अगेंस्ट टेरर में उनको सराहा और खित्ते के अमन इस्तेहकाम बिलखसूस जो पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें हैं अफगान अमन अमल के लिए, उसकी भी तारीफ़ की। उनका ये भी कहना था रूसी वज़ीर ख़ारजा का कि पाक रूस ताल्लुकात जो हैं वो मस्बत सिमत में और एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और मुस्तकबिल में ये ताल्लुकात जो है कसीरुल जहती होंगे और मज़ीद मजबूत भी होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के दौरान ये कहा कि पाकिस्तान भी रूस के साथ अपने ताल्लुकात जो है उनको कदर की निगाह से देखता है और पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि जो बाहमी अस्करी ताउन है, फौजी ताउन है, उसको मज़ीद जो है वो मजबूत किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ये भी कहना था कि कोई भी ऐसे इकदाम जैसे अफगान अमन अमल जो है और वो उसको कोई फ़ायदा हो सकता है या खित्ते के लिए कुछ बेनिफिट जो है वो गेन किए जा सकते हैं, पाकिस्तान जो है वो उनको खुशामदीद कहेगा और उनका साथ देगा। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी मुल्क के खिलाफ जो है वो कोई हॉस्टाइल डिज़ाइन जो है वो नहीं रखता और पाकिस्तान की कोशिश है और पाकिस्तान ये चाहता है कि जो खित्ते का ताउन पर मबनी फ्रेमवर्क है जिसमें जो सॉवरेनिटी है, इक़्तिदार आला जो है, उसकी इक्वालिटी और जो बाहमी तरक्की है वो उसको मुमकिन बनाकर आगे चला जाए तो पाकिस्तान जो है उसकी हर कोशिश की जी बिल्कुल, पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि खित्ते का अमन बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया आसिम रिजवान, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। उससे नाफ्था और ये बाकी चीज़ें बनाते हैं, ये टेक्निकल टर्म्स में। फर्नेस ऑयल एक नापसंदीदा एक है एलिमेंट जो बन जाता है, उसको पुरानी रिफाइनरीज उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। आजकल की जो मॉडर्न रिफाइनरीज हैं उससे आप अपनी डिजायरेबल प्रोडक्ट्स की परसेंटेज आल्टर कर सकते हैं। Okay. हमारी ये 1934 वाली रिफाइनरी में आप कुछ नहीं कर सकते।
This is तो the इसलिए reason. ये लॉस मेकिंग बिजनेस है। हाँ, इनको इंसेंटिव होगा, ये अपग्रेडेशन करेंगी, सब कुछ करेंगी अब तो फिर सर आगे बात कर लेते हैं पॉलिसीज़ की। तो रिफाइनरी पॉलिसीज़ भी आ रही थी, एटलीस्ट अभी तो सोचा गया, इससे पहले तो पॉलिसीज़ के बारे में नहीं सोचा गया। हम पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस करते रहे हैं और अभी भी ये बता रहे हैं व्यूअर्स को कि रिफाइनरीज़ या डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं इनकी पॉलिसीज़ आ रही हैं जो डेकेड्स के लिए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है रिफाइनरी के लिए भी पॉलिसी आना, जो कि आप कह रहे हैं कि आते आते रुक गई है, तो समहाउ आएगी तो सही ना? असल में रुकी इन द सेंस है कि हमारे तो क्योंकि स्टेज एक्टिंग होती है ना, इन द सेंस कि जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है वो उसके अंदर पेशेंस इस लेवल का नहीं होता जो एक रिफाइनर या एक बिजनेसमैन के जरिए होता। वो ये कहते हैं कि नदीम बाबर साहब ने एक अच्छा काम किया एंड ही वाज अबाउट टू कम अप विद द पॉलिसी ऑन रिफाइनर्स ऑन द रिफाइनरीज, बट वो उनकी जो शफलिंग हुई उसकी वजह से शायद, बट ये जो गवर्नमेंट होती है ये बंदों पे नहीं चलती, ये तो एक सिस्टम पे चलती है। एंड आई बिलीव एज अ पाकिस्तानी कि अगर इसके अंदर कोई फॉर द गुडनेस ऑफ द कंट्री एंड द रिफाइनरीज और उसको फ़ायदा है, और जो आपकी रिपोर्ट में भी आपने बताया कि इसमें क्या क्या होता है, और जाहिर है आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप खुदा ना खास्ता, ये मैं कह रहा हूँ, मुझे रिफाइनरी वाले बहुत मारेंगे नाराज़ होंगे, कि आप प्रोडक्ट भी मंगा सकते हैं, आप स्टोरेज बना लें बड़ी बड़ी। पहले ही हमारा इंपोर्ट बिल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, अब ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली कुछ ब्लेसिंग हो जाती है, कम हो जाते हैं, तो यहाँ पर इंपोर्ट बिल पे करंट अकाउंट पे जो है वो एक डेंट नहीं होता। अदरवाइज जितना जितना इंटरनेशनली ऑयल प्राइस का इंपोर्ट बिल बढ़ता जाता है उतना ही डेंटेड ये होता है। मेरा ख्याल से द आंसर लाइज, अभी सोचना पड़ेगा। देखें फिर ये तो पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक्स और बड़े उनका काम है जो पॉलिसी बना रहे हैं, बट आई थिंक मुझे याद है, हम मेरे एक दोस्त है उससे हम बातें करते थे, 20 साल हो गए, 18 साल के, जब ये टेलीकॉम में रेवोल्यूशन आया था तो जो PTCL की प्राइवेटाइजेशन वगैरह हो रही थी, तो इतनी बड़ी खूबसूरत जगह पे और बड़ी प्रोमिनेंट जगह पे महंगी जगहों पे उनकी बिल्डिंग्स थी, हैं और रहेंगी। आपको पता है इतिसलात ले गया फिर, लेकिन वो रियल स्टेट ट्रांसफर नहीं हुआ, $800 मिलियन फंसा हुआ है वगैरह, लंबी कहानी है। बट इसी तरह जो टेक्नोलॉजी का जो चेंज आई इन द टेलीकॉम सेक्टर, ये तो आई 18 साल या 15 से 18 साल में। मेरा ज़ाती ख्याल है, ये आई एम नॉट एन एनर्जी एक्सपर्ट, आई एम नॉट एनी एक्सपर्ट ऑन दिस रिफाइनरी, मैं तो सिर्फ ऐसे जनरल बात कर रहा हूँ कि इन द नियर फ्यूचर 15 to 20 years और मे बी लेसर अर्लियर दैन दैट, चेंज आएगी और एनर्जी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी बनिस्बत के आपके फ्यूल से। उस टाइम है दुनिया में और पाकिस्तान में। अगर दुनिया के लिए 5 साल है तो पाकिस्तान के लिए समझ लें 15 साल है। बट जो पॉलिसी है वो इट हैज़ टू बी होलिस्टिक एंड इट शुड टेक केयर ऑफ के इस वाले स्पेस में दुनिया में क्या चेंज आ रही है। राइट, मैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइस के बारे में बात करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि जब हम कमोडिटीज़ पे पढ़ रहे हो तो जब मैं आपसे पूछूं, लेकिन अभी मैं चाहती हूं कि आप IMF के बारे में कमेंट करें कि क्या अभी न्यू आ रहा है, न्यू क्या चल रहा है, प्लीज़ ज़रा बताइए, और मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। जी, IMF की आज बड़ी अच्छी खबर थी जिसको आप शायद रेफर कर रही हैं। IMF ने कहा कि 2021 तो चले गुजर गया तकरीबन। मैंने इतना प्रोमिनेंट न्यू बोला तो है। तो जो 2022 पे IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 4% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह मैं तो 6% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, बट IMF क्योंकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉशियस है, कंजर्वेटिव है, व्हाटएवर, अगर उसने कहा है कि 4% होगा, तो जो लोग आज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और दे आर स्केलिंग अप, और दे द वंस हु रियली मीन बिजनेस, और वो अपने आप को अपने अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में थोड़ा प्ले करना चाह रहे हैं स्केल अप करके, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि 4% से अगर ग्रो करेगी हमारी इकॉनमी बाय IMF, तो इसका मतलब है 6 से तो वैसे कर जाएगी। राइट, तो अगर 4 से 6, मैं इस वाले डिबेट में नहीं पढ़ता, बट मैं क्यों ज़रूर लेता हूँ IMF जैसी एक इंटरनेशनल बॉडी के कहने पे। तो इट्स अ वेरी इंकरेजिंग साइन फॉर द बिजनेसेस कि हम आगे की बातें एक्सपेंशनरी बातें सोच रहे हैं। पॉजिटिव फोरकास्ट हो रही है, पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी, फॉर द कैपिटल मार्केट्स, फॉर एवरीबडी एंड फॉर एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ये जो ग्रोथ है वही इंसान को आगे चलाती है। एग्जैक्टली सर, आपने स्टॉक मार्केट का जिक्र किया, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आज मार्केट में क्या ऐसा सिनेरियो विटनेस किया गया कि हमने फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी पॉजिटिव मार्केट देखी, रेंज बाउंड थी, बट हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव सिनेरियो था, लेकिन सेकेंड हाफ में मार्केट ने शार्प डिक्लाइन किया है, ऐसा क्यों? 1-2 शेयर्स थे जो लॉकडाउन हो गए थे। अच्छा, तो असल में बहुत सारी बातें पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में और दुनिया की कैपिटल मार्केट्स में समझ नहीं आती कि कॉज एंड इफेक्ट कैसा होता है। आजकल 1-2 शेयर्स ही मार्केट ड्रिवन, असल में IT और रिफाइनरीज के अंदर बहुत सारे नए लोग आ गए हैं और शायद वो देखा देखी या मोमेंटम। हमारे यहाँ एक इशू ये है कि बहुत ज़बरदस्त शेयर है, ये पूरा सेक्टर की बात कर लेते हैं क्योंकि हम कंपनी की बात करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है।
कोई किसी का दिल ख़राब हो सकता है, किसी का दिल अच्छा हो सकता है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक्सट्रीम एग्जांपल, बैंकिंग सेक्टर। कब से दिलों के बारे में सोचने लगी? बहुत ख्याल करते हैं लोग कि आपने हमारी इस कंपनी का नाम ले दिया या नाम ले दिया। तो अगर मैं सेक्टर का नाम लूँ, बैंकिंग सेक्टर एक्सीलेंट मतलब चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, इंटरेस्ट रेट ज़रूर डाउन है, लेकिन बुक वैल्यू, ये जो बास सेक्टर है जिस तरह बैंकिंग सेक्टर है, वो अर्निंग से ज़्यादा बुक वैल्यू पे चलता है। हमारे यहाँ इतनी इतनी ज़बरदस्त फ्रेंचाइज वैल्यू हैं 5 बड़े लिस्टेड स्टॉक्स की जो बैंकिंग सेक्टर में है, लेकिन वो नहीं चलते। आप कोई पूछे कि भाई ऐसा क्या है, इंटरेस्ट रेट सिर्फ पाकिस्तान में डाउन नहीं है, पूरी दुनिया में डाउन है। और चले सब छोड़ दें, नेबरिंग इंडिया से हम कभी कभी क्यों लेते हैं, तो वहाँ अगर 25 से 30 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे उनके टॉप के 4-5 बैंक्स चल रहे हैं, तो हमारे वाले बेचारे उन्होंने क्या गलती की है कि वो 4 या 6 के मल्टीपल पे हैं और वो आगे चलते ही नहीं है। क्या रीजन है सर, तो बता देना थोड़ा सा। रीजन आपको चल जाए पता तो मुझे जरूर प्लीज बताइएगा। नहीं सर, देखना चाहिए, क्योंकि एक सिनेरियो देखा जा रहा था कि जब ये डिक्लाइन पूरी मार्केट के अंदर आ रहा था, चले पूरी मार्केट के साथ तो वो डिक्लाइन कर सकते हैं, लेकिन अब एक शार्प बैंकिंग सेक्टर या उसका एक आंसर मैं दे सकता हूँ, जिसके लिए मैंने सारी कहानी सुनाई आपको। हमारा शेयर जो छोटा सरमायाकार है, जो बड़े वाले हैं उन्होंने तो लेके रखा हुआ है, उनका जब टाइम आएगा, चाहे 4 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, वो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, दे मीन बिजनेस। उनको पता है कि मैं अच्छी चीज़ ले रहा हूँ, मैं तो इसको आई ऑफलोड एट माई टाइम, और वो टाइम थोड़ा देर सवेर आ जाएगा। जो नए इन्वेस्टर्स हैं और जो वो मोमेंटम शेयर्स में आना चाहते हैं, जिस शेयर में ट्रेडिंग हो रही हो, काम हो रहा हो, और हमारे 2-4 बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट को थोड़ा ज़्यादा अपनी फॉलोशिप से या किसी वजह से डिक्टेट करते हैं, उनको जिस शेयर में वॉल्यूम आता है सारे लोग अट्रैक्ट उसी तरफ हो जाते हैं। आपका तो क्योंकि तजुर्बा नहीं है, लड़के जो है ना, बास्ट्रे कबूतर जो कोई आ जाए ना उड़ के, तो किसी का गलत से मतलब तो एक उसे नीचे से अपने कबूतर उड़ाते हैं, वो खींच के उस कबूतर को अपने अड्डे पे ले आता है। तो ये एक एग्जांपल है कि जो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि कभी कभी मोमेंटम जिस शेयर में ज़्यादा होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है अटेंशन, कभी कभी रिक्वायर्ड और कभी कभी जो नॉट रिक्वायर्ड है, बट क्योंकि लोग देखते हैं इसमें इतना काम हो रहा है, इतना वॉल्यूम हो रहा है, तो हम भी उसी में चलते हैं। तो बैंड वैगन में गलती ओनली रीजन, बहुत सारी और भी हो सकती हैं, लेकिन जो मोमेंटम का लफ्ज लिया, या हम जिसमें ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आईटी में हो रही है और रिफाइनरी में हो रही है, तो आधे लोग फ्लूड हो गए तो उस तरफ पे, एंड सम ऑफ द शेयर्स उनकी वैल्यूएशन उस लेवल की नहीं थी जहां नए इन्वेस्टर्स चले गए, तो थोड़ा सा टाइम लगा उनको अपने आप को दोबारा से एडजस्ट करने में। राइट अच्छा सर, आईटी का आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ जो एग्जेम्पशंस हुई है, विड्रॉल हुए हैं यहाँ पर एग्जेम्पशंस, तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। इसके साथ साथ डिफरेंट मार्केट जो है वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही, ओवर रिएक्ट कर रही है। सिंस 3 वीक्स हम देख रहे हैं, एक रेंज बाउंड सिचुएशन थी, रोल ओवर वीक था, लेकिन अब मार्केट ओवर रिएक्ट कर रही है। पॉलिटिकल अगर देखें स्टेबिलिटी तो वहाँ दिखाई दे रही है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। जब क्लियर नहीं थी, जब मार्केट हम देख रहे थे रिकवर कर रही थी, अब मार्केट जो है वो ओवर रिएक्ट कर रही है। जो IT सेक्टर है ना, इसमें देखें किसी कोई कंपनी जो लिस्टेड है उसकी 80% एक्सपोर्ट है, किसी की 90, किसी की उससे भी ज़्यादा। तो जब एक्सपोर्ट की बेसिस पे उसको हमारा इन्वेस्टर पसंद कर रहा था, और डॉलर आपको पता है कि 120 से 30, 40, 50, 168 तक गया, अब 153 हुआ दोबारा। तो जो एक्सपोर्ट के अंदर थोड़ी सी जो एक्सचेंज का थोड़ा कम होना इकॉनमी के लिए इट्स अ लवली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट एक्सपोर्टर के लिए, और जिस तरह मैंने बताया कि IT कंपनी ज़्यादा बड़ा काम एक्सपोर्टर करती थी, तो वहाँ से थोड़ा सा उनकी इम्पैक्ट आया है अर्निंग्स पे इन्वेस्टर के अब ये दिमाग में। तो अगर ये यहीं रहा तो अलग बात है, लेकिन अगर ये दोबारा से ऊपर चला गया तो एज एन इन्वेस्टर ऑफ द टेक कंपनी उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा और खुशी होगी, और एज अ कॉमनर पाकिस्तानी उसको और मुझे सबको है कि शायद 150 के नीचे आ जाए, खुशी होगी हमें। एक्सपोर्टर ऑब्वियसली वांट्स के उसको कम्पिटिटिव रहे, और वो तो आपकी क्या फोरकास्ट है, क्या दिखाई दे रहा है सर? मुझे तो लगता है कि 150 के नीचे आ सकता है डॉलर रुकेगा कहाँ? हाँ, अब उस पर आपने ये देखना है जो आपका अगला सवाल होगा। मैं पहले आंसर इतने एनोनिमस आंसर्स क्यों है, टू द पॉइंट क्यों नहीं है सर? रुकेगा कहाँ? ये मेरे से पूछ के नहीं रुकेगा, मैं आपको एक व्यू दे सकता हूँ। तो मेरे फोरकास्ट मैंने आपको दे दी 150, अब रुकेगा कहाँ आई डोंट नो। अब आप आ जाएं कि अगर 150 पे होगा तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, कौन सी कंपनीज की तरफ जाना चाहिए जहां उसको क्विक बग या कोई जल्दी क्वार्टरली प्रॉफिट पे ट्रांसलेट होकर उसकी कमाई हो सके, वो वाला एक अलग कॉन्सेप्ट है।
और जिस तरह मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट के अंदर जो टेक्सटाइल की थी उनकी भी अर्निंग पे थोड़ा सा मार हुआ है या थोड़ी सी अगेन टेक्सटाइल पॉलिसी अभी आ रही थी और वो भी नहीं आई, उसके बारे में कुछ सालों से बताइए। आ रही है और आ जाएगी इंशाल्लाह। कब तक, ये भी कोई फोरकास्ट नहीं है, इसका भी कोई प्रॉपर आंसर। सरकार और हुकूमत वक्त जो है ना फिर वो उसको प्रायोरिटीज होती हैं कि अर्जेंट और इमीडिएट। अभी काम अच्छा चल रहा था तो ज़रूरत नहीं थी। जब थोड़े से ज़्यादा लोग करेंगे उसका, असल में पॉलिसी ये है ना कि फ़र्स्ट टाइम तो नहीं हो रही चीज़ें। पाकिस्तान जब से बना, जब से गुजारा हो रहा है, कभी एक्सचेंज रेट, कभी आपको इंसेंटिवाइज करना है। हमारे यहाँ तो होता है कि जब एक्सपोर्टर को इंसेंटिवाइज करने का सिर्फ ये तरीका नहीं है कि आप डॉलर को यानी वर्सेस पाक रुपी को आप डीवैल्यू करते जाएं क्योंकि एक्सपोर्ट में कम्पिटिटिवनेस हो जाती है। लेकिन सारी चीज़ें जी फ्री फ्लोट का एक कॉन्सेप्ट है कि आप देयर आर कपल ऑफ गुड वेज टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ द एक्सपोर्टर। इट शुड नॉट बी, एंड आई रिपीट, इट शुड नॉट बी ओनली कि आप रुपए की कदर कम कर दें और एक्सपोर्टर को कम्पिटिटिव करते जाएं। वो हम इतनी ज़्यादा जो हमारी डेटनेस है एज अ कंट्री वो और ख़राब हो जाती है। और दूसरी बात ये, अब आपका एक और सवाल था पहले जो अनआंसर्ड रह गया। देखिए बहुत सारे हमारे सेक्टर्स हैं जिसमें रॉ मटेरियल बाहर से आता है। राइट। सीमेंट ले लें, स्टील ले लें, ऑटो ले लें सारे। अब जब दुनिया में कमोडिटीज़ का स्पाइरल आया, अब जब स्टील की प्राइसेस बढ़ी, कोल की प्राइसेस बढ़ी, और कोल आपको पता है कि हमारा ईंधन बेसिक है फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, तो 197 जैसे हुआ और C&F समझें $12 और लगा लें, तो कहाँ ये 70 पे था कि 80, 90 और 112 पे चला गया। तो अब जो कंपनसेटिंग जो फ़ायदा हुआ इंडस्ट्री को वो ये हुआ कि हमारा जो डॉलर है वो 168 से कम होता हुआ 153, 154 हो गया। तो कमोडिटी की इंटरनेशनल प्राइस तो बढ़ गई, लेकिन जो ट्रांसलेट हो गया, हमने तो डॉलर के अंदर पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ उनको बेनिफिट मिल गया। लेकिन अब जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन आई, पहले तो हमारा ये खासा, यानी आई हैव बीन डिस्कसिंग दिस इशू ऑन टीवी चैनल्स फॉर एनफ नंबर ऑफ ईयर्स कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन होती थी कभी कभी, और आमतौर पे पाकिस्तान बहुत क्लासिक एग्जांपल है, वो सप्लाई डिस्ट्रप्शन से होती थी। अब सप्लाई डिस्ट्रप्शन इंटरनेशनल भी होना शुरू हो गई, पहले कोविड की वजह से और फिर जो थोड़ा सा हमारा सुएज कैनाल चैनल बंद हुई। अब बाज़ दफ़ा स्टील भी मुश्किल से आ रहा है, और मेरे एक जानने वाले हैं, उनको जानने वाले हमारे पर्सनल नहीं है, मतलब एक लिस्टेड कंपनी है, उसके एनालिस्ट ब्रीफिंग में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें स्टील भी एयर लिफ्ट कराना पड़ा। कहाँ सी से आता, हमने वी हैड टू ऑनर आवर कमिटमेंट। ज़्यादा फ्रेट, और हाँ, फिर उसने कहा कि प्रोडक्ट तो थी $1500 की और उसको एयर लिफ्ट कराने के बहुत खर्चा पड़ा, बट वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, कंज्यूमर्स को पास ऑन होगा उसका जो। जी, उसने कहा इंटरनेशनल ब्रांड है, वी कैन नॉट गो बैक आवर कमिटमेंट्स, तो हमें एयर लिफ्ट करके स्टील मंगाना पड़ा। तो होता है कभी कभी ऐसा। राइट, दिस इज द रीज़न कि प्राइस जो है वो हाइक हो जाते हैं और चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। सर, के इलेक्ट्रिक की भी कोई न्यूज़ चल रही है, प्लीज़ उसके बारे में बताएं। क्या चल रहा है के इलेक्ट्रिक का? कब से सुन रहे हैं, सालों हो गए कि डील हो रही है, कि इलेक्ट्रिक जो है वो शंघाई इलेक्ट्रिक पर जा रही है, और फिर अभी भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। हाँ, देखिए जो चीज़ होनी होती है ना, वो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कुछ पावर्स देने की बात हो रही है, बट यहाँ पर ये पावर जनरेशन पे साइन नहीं कर रहे। ब्यूरोक्रेसी आपने देखा 3 साल से कुछ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको बाद में रिपरकशंस और उसको बहुत भुगतना पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट के अंदर ब्यूरोक्रेसी चलती है। गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट के पास अगर आप उसको डरा धमका के रखेंगे तो यही होगा जो पाकिस्तान में आजकल हो रहा है। लेकिन मैं और आप, वी आर टू यंग टू डिस्कस दिस। ये बहुत ऊंचे लेवल पे एक इशू ऐसा है कि जिसका हमें एड्रेस करना है, कौन करेगा किसी को नहीं पता। जो काम होने होते हैं ना, हो जाते हैं। ये वाला काम फंस गया 4 साल से। शंघाई इलेक्ट्रिक आ रहा है, नहीं आ रहा, पता नहीं क्या। तो ये पॉलिटिसाइज हो गया मामला, या फिर ये डिस्कस होना चाहिए? एक तो पॉलिटिसाइज हो गया, दूसरे somebody has to rise to the occasion and do it, because के इलेक्ट्रिक लाइक एनी अदर कंपनी, उसके लेना भी है, उसने देना भी है। तो उसकी बुक्स पे रिसीवेबल भी है, पेएबल भी है। राइट। उसके अंदर ये तो लिस्टेड कंपनी है जी। जो बिक रही है, वो कंपनी कह रही है कि मुझे सारा कुछ दे दो, लेकिन जिसको देना है उसने उसके साथ किसी को, जिस तरह आप सर्कुलर डेट का हमारी एग्जांपल होती थी कि PSO और ये बाकी थे, ये जो इस पूरी चेन में रिसीवेबल की एक ही दफ़ा में चेक्स कटेंगे, आपने मुझे दिया, मैंने इसको दिया, उसको दिया, एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं है या कम है। इतने बड़े रिसीवेबल्स भी हैं, पेएबल भी हैं, आपने अपना सिर्फ मार्जिन लेना होता है। तो आई थिंक इस वाले काम में भी सिर्फ किसी को मुराद कैबिनेट ही आएगी या CCOP बैठेगी, कैबिनेट कमेटी करेगी, इनको फैसला करना है कि भाई इन चारों लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं बिठा के ख़त्म करें और आगे चलें।
राइट आगे चलें और जब ये न्यूज़ आती है, थोड़ी सी स्टॉक मार्केट के बारे में इसके ऊपर बात करते हैं कि जब ये न्यूज़ आती है कोई भी इससे रिलेट करती हुई न्यूज़, तो यहाँ पर शेयर पे थोड़ी सी कुछ फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, तो उसके बारे में बताइए कि व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। अब स्पेसिफिक नहीं लेकिन फिर भी सेक्टर वाइज बताइए। हाँ, ये पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स क्योंकि जो हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत कुछ पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा जो है अपना शेयर पे 1 के 2 बनाने की कोशिश होती है, तो उनको बताइए, उनको एडवाइस कीजिए जो खासकर जिनकी कम इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा। बात ये आपका पॉइंट सही है। हमारे यहाँ जो एक बिहेवियरल है हाई नेटवर्क्स को छोड़ के इंडिविजुअल्स का, और जो छोटे हमारे सरमायाकार हैं वो थोड़ी न्यूज़ फ्लो पे बहुत ज़्यादा ग्लूड हो जाते हैं। जो आपने कहा ना कि इसका इम्पैक्ट आता है, उनको ये देखना ज़रूर चाहिए कि ये बार बार एक ही चीज़ आ रही है कि फन टाइम आया, कोई स्टोरी बनी कहीं से, किसी प्रेस ने, किसी रिपोर्टर ने, किसी ने न्यूज़ फ्लो शेयर की, आपकी लॉजिक में आ रहा है कि ये हो जाएगा, तो जाहिर है आप उसके ऊपर अर्ली रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह आपने एग्जांपल दी एक कंपनी की जो लिस्टेड है और हम 4 साल से उसको सुनते हैं कि इस दफ़ा हो जाएगा, इस दफ़ा हो जाएगा, तो दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 5-7 ईयर्स। मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ों पे हमारे नए इन्वेस्टर्स को कम ध्यान देना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ऑटोनॉमस बॉडी बनने जा रहा है, एक्ट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर भी आपका कमेंट तो काफ़ी अरसे से पाइपलाइन में था, तो मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में बताइए। और दूसरा ये कि जो एक्ट्स आए हैं तो क्या उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी पे, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि जब चीज़ें आती हैं, जितनी अगर हम लास्ट ईयर से फिस्कल ईयर की बात करें और पॉलिसीज़ बनी और जैसे जैसे टाइमली मेजर्स दिए वैसे वैसे उनके रिजल्ट्स बहुत फिनोमिनल आए। और हम ये भी देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन पैकेज की बात करें या डिफरेंट इस फिस्कल ईयर को अगर सम अप करें तो बहुत पॉजिटिव रहा। तो इसको देखते हुए ये पॉलिसी आना कितना पावरफुल इम्पैक्ट होगा, और IMF की कंडीशन भी थी। 3-4 पॉइंट आ गए, मैं इसमें से सबसे पहले पॉजिटिव पिक करूंगा बात। कंस्ट्रक्शन पैकेज नो डाउट हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट, उसने एक अच्छा प्ले किया और उसके अंदर जो इंसेंटिवाइज करना था या जो उसके अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वालों से इजाज़त लेनी थी IMF से, और पाकिस्तान संभालना था सबसे पहले। और मुझे मतलब with anybody whosoever discusses the construction package, he has to have only good things to tell to the people, to the world at large. वो ठीक है, कंस्ट्रक्शन पैकेज खत्म, that's excellent thing। दूसरी मैं थोड़ा यहाँ क्रेडिट दूंगा हमाद अजहर साहब को। मैं याद करता हूँ कि जब ये रेवेन्यू के थे मिनिस्टर, उस पीरियड में आप याद करें कि हमारे पास जो मोबाइल की ग्रे ट्रैफिक से आता था तो 3-4 अरब रुपए, मैं फिगर्स में आगे पीछे हो सकता हूँ, आपको कम बात कर रहा हूँ कि मोबाइल की पॉलिसी में और भी मिनिस्ट्रीज होंगी, बट दिस मैन हैज हिज ड्यू शेयर, ही प्लेड हिज रोल। कि आज मेरे ख्याल से हम लास्ट टाइम अपनी AKD रिसर्च में देख रहे थे कि मोबाइल के ऊपर 55 से 60 अरब रुपए हमें मिल रहे हैं। बिल्कुल, कहाँ 4-5 मिलते थे। तो इफ समबडी पहले हर कोई आता था, पॉकेट्स में डालता था और ले आता था, अब तो सारी चीजें आपको देखा मुश्किल थी, हमें भी अजीब सा लगा, बट पॉलिसी प्रिवेल की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए अच्छी थी, तो हर एक को हजम हो गई और नाउ वी आर लिविंग अप विद दिस न्यू चेंज। आपका दूसरा पॉइंट था कि IMF के साथ जो हमारे कंडीशंस हैं और स्टेट बैंक वाले, स्टेट बैंक वाला असल में थोड़ा ओवर प्ले कर रहे हैं हम लोग, हमारा एज अ नेशन शॉक होता है। और मेरा शॉक होता है या शॉक होता है? नहीं, शॉक तो लगता है कमेंट से, ब्लंट कमेंट जो मैं कभी कभी दे देता हूं। कॉम हम लोग थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट व्यूज रखने वाले लोग हैं, कॉम है, क्योंकि हम लोग सब्जी कम खाते हैं शायद। तो हमें स्टेट बैंक की जो ऑटोनॉमी के ऊपर जो बातें हो रही हैं, मैं एज अ फरीद आलम कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि थोड़ी ओवर प्ले कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर इसके पास जो पावर है वो कह के मिले उसे, या वो ड्रॉ करे, या वो उसको, अच्छा अगर खुदा न खास्ता चले, वो आर्गूमेंट से के लिए मैं बात करता हूँ कि कोई गड़बड़ होती है, हमसे कोई एक्स्ट्रा रिलीफ ले लेते हैं स्टेट बैंक वाले, और कोई खुदा न खास्ता वो कहते हैं ना कि IMF अपना FIA NAB और कोई उसको आंसरेबल नहीं होंगे, फला लेट्स से एक दफ़ा गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है? काइंड ऑफ गड़बड़ से मुराद है कि कोई एक्शन हुआ जो विच रियली नेसेसिटी, जिसकी ज़रूरत थी कि पिक हो, और वो नहीं हुआ बिकॉज उस एम्बिट में आ गया कि भाई हमें तो क्लीन चिट मिली हुई है, वी कैन नॉट बी क्वेश्चनड। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट में जाए, उसकी वो वाली पावर्स कर्टेल करते हैं, दोबारा कर लें। मतलब ये तो नहीं एक दफ़ा आपने कुछ पावर दे दी किसी को, वो हमेशा के लिए दे दी। यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर बेसिक्स। आप कहना यार ये वाली पावर हम नहीं देंगे,
तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई जो ह्यू एंड क्राई चल रही है ना, मेरा ख्याल से वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या जिनकी पावर कट रही है तो उनकी पार्लियामेंट को आंसरेबल होनी चाहिए। आपका क्या डिसीजन, आप क्या बहुत फिलोसफिकल आंसर है मेरा ख्याल से नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? एक बंदे को जब आप बना दिया आपने इंचार्ज, तो ही शुड बी टेकन केयर ऑफ, वो इंस्टेड ऑफ के वो एक कमेटी हो जिसको आंसर दे। अभी तो सेनेट की कमेटी और ये कमेटीज में सर फिर इस तरीके से तो कोई चेक एंड बैलेंस होगा ही नहीं, जब वो इधर भी आंसरेबल नहीं है, इधर भी आंसरेबल नहीं है, कहीं भी आंसरेबल नहीं है। ठीक है, आप कमेटीज तो बहुत बनती हैं और आपको पता है कमेटीज बन जाती हैं, हर चीज पे कमेटी बन जाती है। आपने मेरा आंसर बड़ा आसान कर दिया। कमेटी ने कुछ नहीं करना होता, कमेटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड हो जाती है। फरीद आलम को आंसरेबल है तो मैं कुछ मेहनत से काम करूंगा। अगर 4 लोग हैं उसके अंदर, तो आप भी ऐसा करेंगे? मैं भी ऐसे करूंगा, ये ह्यूमन नेचर है। अगर मेरे ऊपर नहीं बल्कि कमेटी ने फैसला करना है तो फिर ऐसा ही होगा जैसा पाकिस्तान में हो रहा। यू हैव टू मेक पीपल अकाउंटेबल। और आपने ऑटोनॉमी दी, अच्छा आपको लगता है कि नहीं, ऑटोनॉमी एक बंदे की इतनी होनी चाहिए कि वो फाउल प्ले ना कर सके या कोई गड़बड़ ना कर सके, तो वो ऑटोनॉमी आप कम दें। ऑटोनॉमी की बात हो रही है तो अभी भी तो कोई रिस्ट्रिक्शंस तो पहले भी नहीं थे। स्टेट बैंक के ऊपर तो आप क्वेश्चन किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, ये भी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, ज़्यादा कोई लॉयर बताएगा, बट आई डोंट थिंक देयर एक्शंस कैन बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। राइट, गालिबन आप नेक्स्ट डे ही आए थे जब ये पॉलिसी बताई गई थी और डिफाइन सही से की गई थी, तो अच्छा हुआ आज ज़रा तफसीली बात हो गई। सर ये भी बताइए कि अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या लोग इसको कैसे लेंगे आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स, जो खासकर टेन्योर की भी बात हुई है गवर्नर साहब की 5 साल की। असल में हम लोग जब भी फैसला कर रहे होते हैं ना इस तरह की चीज़ों को, हमने सामने पर्सनालिटी रखते हैं फिर फैसला कर रहे होते हैं। हम कहें XYZ कोई भी आ रहा है, XYZ देन, तो उसके लिए 5 साल। अच्छा अगर हमारे यहाँ जो ज़मी जुम्बद ना जुम्बद गुल मोहम्मद, हमारे यहाँ चीज़ें चेंज नहीं होती और टाइम लगता है अपनी लोगों को चेंज करने में। और एज अ नेशन या हमारी जो इशू है कि चेंज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते आसानी से। अगर एक बंदा आता है वो अपना काम शुरू करता है और बाय द टाइम उसका काम शुरू होने लगता है, बेहतर लोग फॉलो करने लगते हैं, तो उसका टाइम आता है चेंज करने का। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ इदारों की नहीं है, सस्टेनेबिलिटी इदारों पे लोग चला रहे हैं। हमारे पास एग्जांपल मौजूद है, चाइना की शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं ताहयात, तो फिर उसके ऊपर भी कुछ कमेंट करते हैं जब आप पॉलिसी और उसकी बात कर रहे हैं। मैं आपसे जब जा ही रही हूँ तो सही से पूछ लूं। फिर आप सिंगापुर में देख लें, जहाँ जहाँ चली है हुकूमतें एक ही बंदे ने, जिस तरह आप महातिर मोहम्मद को देख लें, जहाँ तरक्की हुई है डेवलपिंग कंट्रीज में वो डेमोक्रेसी में नहीं हुई, वो हुई है वन मैन शोज में। लेकिन वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। तो आप कर सकते हैं डिस्कशन, वैसे भी आप टॉपिक ऑफ द डे को कहाँ फॉलो करते हैं सर हर प्रोग्राम में? अब इस उम्र में आके भी ये फॉलो ही कर रहे हैं तो फिर क्या। मेरा तो पॉइंट है, आपने मुझसे पूछा कमेंट, मेरा कमेंट ये है कि पहला कमेंट, आई एम जस्ट समराइजिंग इट अगेन, कि कमेटीज को आंसरेबल होना, इट विल नॉट टेक पाकिस्तान एनी गुड वेयर, ये दरमियाना ही काम रहेगा। बंदे को आप करें, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगता है आपको इस मुताबिक आवाम को, लोगों को, अपोजिशन को, हुकूमत को कि हमने ज़्यादा पावर दे दी है तो वापस ले लें। लेकिन इसी पे सोच विचार के और बिल्कुल पिछले 15 दिन से इसको एक हर प्रोग्राम की जीनत बनाया हुआ है कि जी स्टेट बैंक को एक्स्ट्रा चलें सर, हम फिर हम नहीं करते इसको फॉलो, हम टॉपिक चेंज करते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे आते हैं। अब बताइए क्या टेक्निकल टर्म्स में दिखाई दे रहा है, 4-5 दिन बाद रमज़ान भी स्टार्ट होने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं ये तमाम चीज़ें? जल्दी आ रहा है, हमारा है थोड़ा टाइम। अच्छा ओके, 10 दिन लगा लेते हैं। फिर भी हिस्टोरिकली काफ़ी हद तक जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं रमज़ान में। अब मार्केट ऑलरेडी सेंटिमेंट्स वाइज काफ़ी स्लो डाउन है और रमज़ान आ जाएंगे तो और डाउन हो जाएगी, या क्या दिखाई दे रहा है? मेरा नहीं ख्याल, रमज़ान से अल्लाह बरकत डाले हमारे पोर्टफोलियोज़ में भी और इकॉनमी में भी। मेरा ज़ाती ख्याल है, जो आपने इससे पहले सवाल किया ना, मैं उसका आंसर दूंगा। आपने पूछा कि मार्केट कहाँ दिखाई दे रही है? मार्केट कहाँ दे रही है? मुझे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है एज अ फरीद, एज अ पर्सन। इतनी लिक्विडिटी है सिस्टम में, इतने पैसा है, लेकिन इस एसेट क्लास को रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, सारी चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं। अगेन माय क्वेश्चन इज कि मार्केट क्यों स्लो डाउन है इतनी ज़्यादा? कभी कभी ना अच्छी न्यूज़ आके रुक जाती हैं और उसका मार्केट रिएक्शन नहीं ले रही होती। अच्छा, लैक ऑफ ट्रिगर्स ये कह सकते हैं हम? लैक ऑफ ट्रिगर्स हैं, लेकिन ट्रिगर को इस वक्त कैश नहीं कर पा रहे। इस वक्त ज़्यादा काम जो हो रहा है वो प्रॉपर्टी में हो रहा है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर कंस्ट्रक्शन वाला काम हो रहा है, लैंड की इन्वेस्टमेंट किसी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं होती, बिकॉज वो तो डेड इन्वेस्टमेंट right. लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन है तो आपको पता है, आप यू हैव बीन डूइंग प्रोग्राम्स ऑन दिस, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त प्रॉपर्टी और वो बहुत बड़ी मार्केट है और उसमें
कोई 1, 2 या 10, 20 प्लेयर्स नहीं मिलकर करते हैं, तो लाखों में लोग हैं। अब दूसरा ये है कि जो नए एंट्रेंट्स हैं उनके लिए एक जो प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपका प्रॉपर्टी आपने खरीदी, उसकी रेट हो सकता है आपने 100 की ली, वो 90 की हो गई या 110 की होगी। आपको जब तक आप बेचने नहीं जाते आपको नहीं पता चलता कि आपका हालत क्या होगी इन्वेस्टमेंट। हमारी मार्केट में फॉर्चुनेटली और अदरवाइज मार्क टू मार्केट एवरी नैनो सेकंड हो रहा होता है। राइट। आपने एक शेयर लिया 50 रुपए का, वो 48 का हुआ, तो आपको बिल्कुल लगता है यार गड़बड़ हो गई, क्यों ले लिया, हालत खराब हो जाती है, नहीं अब चलो निकलो यहाँ से, ऑफलोड करो। मार्केट है ये चीज कभी कभी तंग करती है, और आपने देखा आजकल मार्केट वॉलेटाइल बहुत है, और जो पुराने लोग हैं वो तो संभाल लेते हैं वॉलेटिलिटी को। कौन फायदा उठा सकता है सबसे ज्यादा ऐसी मार्केट से? ऐसी मार्केट में नुकसान उठा रहे हैं हमारे नए जो छोटे सरमायाकार। उनको मैं समझाता हूँ, मेरी बात तो मानते नहीं हो तो बेचारे अपने जहन के चलिए सर रिकमेंडेशंस बताएं, आप क्या उनको एडवाइस करेंगे? हाँ, आप अपनी जो अमाउंट को कम कर दें, लेकिन अपनी होल्डिंग बार, क्योंकि जिगजैग हो गए, आपने ऊपर लिया नीचे बेच दिया और फिर ऊपर चली गई, तो अगर आप 8 आने पे मूव कर रहे थे या 1 रुपए पे कर रहे थे 100 शेयर से, तो आप ऐसा करें कि 50 शेयर कर लें और 2 रुपए पे मूव करें, ताकि आप जिगजैग में और मार्केट की अप एंड डाउन में फारिग ना हो जाए, मतलब आप काम ना आ जाए, पार्टिसिपेट कर सकें तमाम चीज़ों में। अच्छा, इसके साथ साथ जो एपेटाइट होता है जो स्मॉल इन्वेस्टर्स का, वो बहुत ज़्यादा होता है, पूरी इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। ये आप सही बोल रहे हैं कि ज़्यादा ना लें और आधे पे मूव करें, तो ये भी प्लीज़ बताइए उनको क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अपने शेयर्स को, अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर मैनेज करने के लिए, ख़ासकर ऐसी मार्केट में जो अभी प्रॉपरली वॉलेटाइल है। देखिए, एक तो ये है कि फंड मैनेजर्स जो हैं और हाई नेटवर्क्स हैं और इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है, उसको लिक्विडिटी, ये जो है ना वॉलेटिलिटी बहुत पसंद आती है। आप अच्छा। 1 बिलियन का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, आपने सारा अपने होमवर्क किया हुआ हो, अच्छे सेक्टर्स, अच्छी कंपनी हो, वॉलेटिलिटी होती रहे, आप बहुत इंजॉय करेंगे। मैं और आप आज हम मुखातिब हैं अपने छोटे सरमायाकारों के साथ, जो कि इस वॉलेटिलिटी में बेचारे ऊपर लेके नीचे बेच देते हैं और नीचे लेके फिर सोचते हैं कि हम डबल क्यों नहीं लिया। तो ये डे ट्रेडर्स सरमायाकार हैं, ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं? जो डे ट्रेडर्स हैं उन्होंने ऑफ लेट लास्ट कपल ऑफ वीक्स में बहुत नुकसान किया है, तो उनके लिए वही हमारी रिकमेंडेशन थी जो अभी हमने शेयर की, कि आप छोटी छोटी वॉलेटिलिटी में टेंशन ना लें, थोड़ा सा शेयर सोच के ले लिया, तो आप जो आपने लॉस बुक करना था या स्टॉप लॉस आपने अगर 8 आने का रखना था या 1 रुपये का रखना था, तो आप नंबर ऑफ शेयर थोड़े कर दें, लेकिन स्टॉप लॉस को बढ़ा दें, ताकि आप थोड़ा कंट्रोल में आ जाएं और आप वॉलेटिलिटी में आपके शेयर ऑटो हमारे यहाँ तो प्रोग्राम्स इंटरनेशनल लेवल के हैं ना, कि आपने अगर स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, वो कट रहा है बार बार, तो आप इस चक्कर ऑटोमेटिकली राइट। अच्छा, अगर वही बात बड़े इन्वेस्टर्स के लिए की जाए और जिनके बिलियंस में पोर्टफोलियोज हैं, तो उनके बारे में बताइए। उनको वॉलेटिलिटी पसंद आती है, किस टाइप से पसंद आती है? जब वॉलेटिलिटी हो रही है और डाउनसाइड जा रहे हैं, तो क्या पसंद आएगा? शेयर्स आपने एक सिलेक्ट किया, ए शेयर, आपने उसकी होल्डिंग कर ली, आपने लेने थे 1 लाख शेयर, आपने 1 लाख शेयर ले लिए, आपकी कॉस्ट एक आ गई 100 रुपये। अब वो शेयर वॉलेटाइल हुआ हुआ है, तो आप, मैंने भी सारी उम्र ये की है, जब मैं किसी का फंड मैनेज करता था, किसी इदारे का या किसी और का, तो हमें अब जब आपने एक शेयर सिलेक्ट करके रख लिया फंडामेंटल की बेसिस पे, तो टेक्निकल्स हमारे जो चार्टिस्ट होते हैं, इनको ट्रेडिंग का इनकी बेसिस पे आपने ट्रेडिंग किया 20-25% से, तो आपकी एवरेज कॉस्ट बेहतर होती चली गई। ये टेक्निकल बातें हैं, मैं तो जिनको समझ आ रही है, जो शायद नए लोगों को ना आ रही हो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक शेयर लिया हुआ है, आपको परवाह नहीं है, एक ऑटो सेक्टर का शेयर है, मैं नाम नहीं लेता, हमने पसंद कर लिया, 250 में लेके रख लिया। अब उसके अंदर वॉलेटिलिटी का फायदा ये हो रहा है कि ऊपर जाता है तो बेच देते हैं, नीचे है तो ले लेते हैं, लेकिन हमें जो दे रहा होता है वो बेचारा, वो अगर नया इन्वेस्टर है और छोटा इन्वेस्टर है और वो घबरा गया वॉलेटिलिटी से, तो उसको उसका जो काउंटर है वो इंस्टीट्यूशन है, ये म्यूचुअल फंड है, या हाई नेटवर्थ है, वो कैच कर रहा है और ये आप लॉस राइट। दिस इज द रीजन कि जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट में इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते जब ऐसी मार्केट होती है। तो रमज़ानों का मेरा क्वेश्चन वही है कि रमज़ान आ रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है मार्केट के लेवल्स? 44,000 के लेवल पे हम लूज और ब्रीच करते रहते हैं डेली बेसिस पे। देखिए 46,933 टू बी प्रिसाइज, 47,000 तक मार्केट गई थी, वहाँ से 5% करेक्ट कर दी है, और जो मार्केट में करेक्शन आई थी टेक्निकल टर्म्स में 46-47,000 बहुत मुश्किल हो गया है, इससे आगे मार्केट निकल नहीं पा रही है। हाँ, लास्ट टाइम आपका प्रोग्राम आया था, मेरा मूड लगता था मुझे कि मार्केट यहाँ से तोड़ देगी लेवल, लेकिन कोरोना की 3rd लेयर ने तंग किया और हमने थोड़ा सा उसको ओवर प्ले किया। थोड़ा पंजाब और इस्लामाबाद में, खासतौर पर कैपिटल सिटी है, वहाँ तो जो कुछ होता है वो पूरा नज़ला गिरता है पूरे मुल्क पे। आई थिंक कोरोना की 3rd वेव ने तंग किया हुआ है।
गुड न्यूज़ ये है कि जो हमारे केसेस चले गए थे 5300 वो 4000 के नीचे आए हैं। डेथ्स थोड़ी सी बढ़ी है, बट वो जब क्वांटम ज़्यादा जमा हो गया है क्रिटिकल केसेस का, तो ये होना था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करम कर दे, बट आई थिंक हमने थोड़ा सा इकॉनमी वाइज इसको ओवरप्ले किया है। वरना अब मैं एग्जांपल देता हूँ नेबरिंग कंट्री की, वहाँ क्या हालात हैं कोविड के और बाकी चीज़ों के, और वो किसानों का जो उनका चल रहा है लड़ाई झगड़ा, उनकी इकॉनमी पे, उनकी ग्रोथ पे, उनकी मार्केट पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। वो बिल्कुल सुकून से, और अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता इस तरह की एक चीज़ पाकिस्तान में होती तो हमारी मार्केट ज़रूर छोटी है, लेकिन मेरे जैसे कच्चे किस्म के स्पेशलिस्ट और एंकर्स इसको प्ले कर करके ना सत्य पूरी मार्केट का और पूरे कौम का जो था वो बिठा चुके होते हैं अपनी मोराल। चलें मजीद बात करेंगे इस पर, अभी हम देखते चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। जी, कमोडिटीज़ और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में क्या रहे। गोल्ड की पर तोला प्राइस 99,301 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 85,225 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर नाउ $1,738.64, ऑयल WTI पर बैरल $59.89, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $63.41। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 179 रुपीज़, सेलिंग वॉज 181 रुपीज़, यूके पाउंड बाइंग रही 209.50, सेलिंग वॉज 212 रुपीज़, यूएस डॉलर बाइंग रही 153.20, सेलिंग वॉज 153.80, चाइनीज यान बाइंग एट 23.55, सेलिंग वॉज 23.70, सऊदी रियाल buying at 40.20, selling was 40.70, UAE dirham buying at 41.20, selling was 41.80, Kuwaiti dinar buying रही 482.50, selling was 485 rupees, and lastly Omani Riyal buying रही 393.50, selling was 395.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं इंटरनेशनली ऑयल प्राइस कुछ बैकफुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारी मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट है, और हमारा टॉपिक भी आज रिफाइनरी चल रहा है, तो फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, इंटरनेशनली ऑयल प्राइस का क्या इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है? देखिए, पाकिस्तान तो आपको पता है कि नेट इंपोर्टर है इन सारी चीज़ों का, और लास्ट टाइम भी कितना 1.5 मिलियन टन्स की उन्होंने इंपोर्ट की, जो ऑटो के और इसके जो OMCs के नंबर आए, और ख़ासतौर पे जो मंथ ऑन मंथ है, मार्च ऑफ 2021 वर्सेस मार्च ऑफ 2020 थोड़ा आपको पता है कोविड वाला सिचुएशन बहुत नेगेटिव थी, और फर्स्ट अटेम्प्ट थी तो बहुत डिफिकल्ट था। जी हाँ, तो और हाँ उस वक्त तो पता नहीं था होगा क्या। अब तो थर्ड वेव में एटलीस्ट ये है कि वैक्सीन आ गई है और सब चीज़ें हैं, और हमें पता है कि थोड़ी सी एहतियात कर लो, मास्क वास्क लगा लो तो अल्लाह करम कर देता है, लेकिन लोग हम फिर भी नहीं लगाते। मेरा ख्याल है कि जो एक्सचेंज रेट के स्टेबल होने से और रूपी के स्ट्रॉन्ग होने से एज अ कंट्री हमारी सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमिक्स वाइज बहुत अच्छी होती जा रही है। राइट, लेकिन इंटरनेशनल ऑयल प्राइस क्या आपको लग रहे हैं और बैकफुट होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि थर्ड वेव अब पीक पर है और एक सिवियर कंडीशन दिखाई दे रही है, लॉकडाउन्स ज़्यादातर कंट्रीज़ में होने वाले हैं और हो भी रहे हैं, तो उसके बावजूद फिर कंजम्पशंस पे इम्पैक्ट होगा, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप कहाँ देख रहे हैं ऑयल प्राइस? देखिए, एक तो है डिमांड सप्लाई, हमारे नाज़रीन को भी समझ आएगी की बात कि अब लगता है कि जब लॉकडाउन है और दुनिया में कंजम्पशन कम हुई भी है तो इसकी प्राइस को नीचे आना चाहिए, लेकिन जो ओपेक और ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो भी कच्ची नहीं है, उन्होंने अपनी सप्लाई ही कम कर दी है। सप्लाई कम कर देंगे तो फिर अदरवाइज अब तक तो पता नहीं क्या हो चुका होता। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी इन्होंने जो रैली बनाई थी 30 से 40 से लेके 60 आ गई है, 59 एंड 63, बट आई थिंक ये यहाँ ज़्यादा सस्टेन नहीं करनी चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि जिस तरह आप देखें कंट्रीज़ का आपस में भी तो लेन देन है ना, अगर सऊदी अरब या रशिया या वेनेजुएला या बाकी लोग इनको लग रहा है कि भाई हम अपनी पोजीशन या अपनी प्रोडक्शन को कर्टेल करके इंडस्ट्री का तो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हमारी चीज़ कम बिक रही है, तो नेचुरल ये थोड़ा एडजस्टमेंट्स आएंगी, डिमांड विल डिक्टेट द प्राइस, और मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग टर्म में, और असल में इंटरनेशनल ऑयल को डिस्कस करना ना पाकिस्तान में बैठ के मेरी नॉलेज इस लेवल की नहीं है कि मैं कर सकूं, मैं सिर्फ एक जर्नल जो मेरा मोटी बात है वो कर सकते हैं, लेकिन ऑयल को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मैं भी देखता हूँ मेरे पास जो रिपोर्ट आती रहती है इंटरनेशनल या लोकल्स या जो हमारे, क्योंकि पाकिस्तान में भी कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेडिंग तो होती है, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वी आर
0.00 जो बहुत सारे जीरोस के बाद हमारा नंबर आता है कि हम इसको ऑयल को एनालाइज कर इस लेवल की। सर ठीक है, मार्केट को तो एनालाइज कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई दे रही है? हमारे प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स चल रहे हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे ख्याल से सीमेंट, ऑटो, स्टील यही लाइमलाइट पे रहेंगे। हाँ, टेक्नोलॉजी और फूड सेक्टर मेरे पसंदीदा हैं, और टेक्नोलॉजी के अंदर सर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम डेली बेसिस पे कुछ, आपने वॉलेटाइल मार्केट की भी बात की है, हम देख रहे हैं वॉल्यूम लीडर्स में भी कुछ आईटी के स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स हैं, क्योंकि बहुत कम कंपनीज हैं और उसके बावजूद वो डेली वॉल्यूम लीडर्स में होते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे गिरावट की तरफ से या अपर साइड की तरफ से, लेकिन होते हैं। तो ये भी ज़रा बताइए। जी, आपकी बात सही है। एक पर्टिकुलर शेयर है, जब वो लॉक होता है तो पूरी मार्केट गिर जाती है, उसको फिर सारा सफ़र करना पड़ता है। गलती किसी और की होती है, सफ़र पूरी मार्केट, पूरा सेक्टर करता है, पूरा, क्योंकि मार्क टू मार्केट लॉसेज आते हैं कि सिस्टम के अंदर वो एक थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आईटी के शेयर सेफ हैं अभी एंट्री लेने के लिए अभी की मार्केट में? अब तो लेवल्स ऐसे आ गए हैं कि अब एक चीज़ जो आधी कीमत पे आ गई है, उसके बाद या तो पुराना ये वाला रेट गलत है या वो वाला रेट गलत था। तो आई थिंक एक ऑटो करेक्शन मार्केट में जो लेवरेज पे काम हुआ है वो ज्यादा इंपैक्टफुल है इसके ऊपर? दिस इज द रीजन कि ये इतनी गिरावट देखी जा रही है शेयर प्राइस में डेली बेसिस पे? अच्छा, नहीं होता ये है कि सुना अब यही है, सुनी बात जो आ रही है वो यही आ रही है। आपकी मार्केट की जो है इन्फो खासी स्ट्रांग होती जा रही है। आई एम ग्लैड ऑन दिस। लेकिन होता यह है कि जिन शेयर्स का आप इशारा कर रहे हैं, और मैं भी इशारे किनारे में बात कर रहा हूँ, कि उनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और आपने ये वाला पॉइंट भी यू राइटली पॉइंटेड आउट एट द 2 शेयर्स जो बहुत ज़्यादा इसके अंदर लेवरेज पोजीशन है, उनको ही बेस बना के मार्केट को गिराया, या लोग उसको बेस बना के रेट मार्केट का टूटता है, और उससे सबको फ़ायदा। नीचे फिर मार्केट जब टूटती है तो फिर दोबारा से बाकी शेयर्स में लोग बाइंग करते हैं। दिस इज़ द रीज़न। और इसके अलावा आपने सीमेंट सेक्टर का जिक्र किया, ऑटो का जिक्र किया। ऑटो के ऊपर भी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन कुछ बातें आ रही हैं कि उसके प्राइस हैं वो कम होने वाले हैं, कुछ टैक्स जो है वो ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है, कुछ ऐसी बात चल रही है। तो अगर उसका प्राइस पे इम्पैक्ट आता है कि शेयर प्राइस पे क्या होगा इसका, जो आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं? एक तो ये है कि जब तक इंटरेस्ट रेट डाउन है, और अभी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट्स डाउन है, तो जो बायर है जो लीज पे लेगा या कैश पे लेगा, वो सारे लोग इस वक्त ऑटो की नंबर्स और सेल्स बढ़ती जा रही है। ओके। नंबर 2, जो जिस तरह आपने कहा कि क्यों मैंने ऑटो अच्छा लग रहा है, ऑटो की सेल्स आप देख लें, ऑटो के नंबर्स देख लें, तो हर कंपनी, और जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जिसने एयरलिफ्ट किया वो भी ऑटो की ही कंपनी है, जिसने स्टील को एयरलिफ्ट किया अपने नाम बजाने के लिए कि मैं आप टाइम पे सप्लाईज दे सकूँ। राइट। और इस वक्त तो बास गाड़ियाँ ऐसी बिक रही हैं जैसे केक बिकते हैं ना ईद, बकरा ईद के मौके पे और छोटी ईद के मौके पे। तो आई थिंक ऑटो सेल्स आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, और दे हैव डन वेल And what about on the food? back of low interest rates. Right. And what about food, जो आपने जिक्र किया कि ये भी अच्छा आपका दूसरी पसंदीदा कमाई सेक्टर उनकी है? ये हो रही है कि एक रेट तो आपने एस्टेब्लिश कर लिया 168 के हिसाब से। Okay. अब आपकी एलसी रिटायर हो रही है 153 के हिसाब से, तो 12 रुपए एक्स्ट्रा आपको कमाई भी हो रही है ना। ओके। लेकिन फिर आप देखेंगे प्लीज फूड लास्ट मोमेंट है सर, फूड सेक्टर तो पाकिस्तान में जब खुदा ना खास्ता कोविड हो, लॉकडाउन हो, कुछ हो, फूड सेक्टर ने, क्योंकि कंज्यूमर कंजम्पशन और हाई पॉपुलेशन बेस्ड इफेक्ट है, 55% फूड पे जाता है सारी चीजें। तो और ख़ास तौर पे ये जो हमारी मीडियम क्लास जो डाउन एंड अंडर, या जो हमारे गरीब लोग हैं, दरमियाने तबके के हैं, उनके आप जो बताया कि उनका जो खर्चे में 55% फूड बास्केट में आता है, वो आपकी बात सही है। तो फूड सेक्टर और ख़ासतौर रमज़ान में दे आर पॉइज्ड टू डू वेल। थैंक यू सो मच। फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है आज के प्रोग्राम में। हमने मार्केट, रिफाइनरीज, ऑयल सेक्टर, इंटरनेशनली ऑयल प्राइस और इसके साथ साथ रुपी के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ beststock@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।